बहुत खुश रहता हूँ आजकल मैं, क्योंकि अब उम्मीद खुद से रखता हूँ औरों से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सेकंड टर्म के बोर्ड क्वेश्चन पेपर की आंसर की के साथ, यानी क्वेश्चनों के आंसर की भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, सेकंड टर्म का जो क्लास 12th हिंदी का बोर्ड पेपर होगा वह 2 घंटे का होगा और 40 अंक का होगा। सभी प्रश्न वर्णनात्मक पूछे जाएंगे, यानी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों रचनात्मक लेखन से रिलेटेड होगा। जो 3 टॉपिक होंगे, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, जो 5 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों पत्र लेखन से रिलेटेड होगा। 2 टॉपिक होंगे, 2 में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, जो कि 5 अंक का होगा। तीसरा प्रश्न कहानी नाटक से रिलेटेड होगा, 3 अंक का। 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक करना होगा। तो तीसरे प्रश्न के एक में देखिए, कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखें, अथवा नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। दोनों में से एक करना है, 3 अंक का है। इसके आंसर की बात हम इस वीडियो में करेंगे अभी। तीसरे प्रश्न का सेकंड देखिए, रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है, अथवा कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। दोनों में से एक करना है, 2 अंक का है। इस तरह से कहानी नाटक रेडियो से रिलेटेड एक प्रश्न 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। चौथा प्रश्न का एक पहला देखिए, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, यानी समाचार कैसे लिखा जाता है, अथवा फीचर कैसे लिखा जाता है। 3 अंक का है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न 4 का दूसरा देखिए, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है, अथवा समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। 2 अंक का है, दोनों में से एक करना है। यानी समाचार लेखन, फीचर, आलेख से रिलेटेड आपके एक प्रश्न 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। अगला प्रश्न है 5वां, जो कि कविताओं पर आधारित आरो की कविताओं पर आधारित होंगे। 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3-3 अंक के होंगे। तो इस तरह से 6 अंक के प्रश्न करने हैं आपको, 3 में से 2। 5 का पहला देखिए, शमशेर की कविता उषा गाम के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए, यानी स्पष्ट कीजिए कैसे। इसके आंसर की हम बात करेंगे इन प्रश्न के बाद। दूसरा प्रश्न है, कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तीसरा है, फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है। 3 में से 2 करने हैं, जो कि 3-3 अंक के, यानी 6 अंक के। छठा प्रश्न आपके आरओ से ही रिलेटेड होगा, गद्य पाठों पर आधारित होंगे। 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको 3 करने हैं, 3-3 अंक के, यानी 9 अंक के प्रश्न करने हैं। छठे का पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर आम्बेडकर के क्या तर्क थे। दूसरा है, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। तीसरा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें। चौथा है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। इन चारों प्रश्नों के आंसर की भी बात करेंगे हम। 7वां प्रश्न है, जो कि आपके वेतन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई थी। किट्टी यानी एन फ्रैंक की जो डॉल थी, गुड़िया थी। यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है। तो दोनों में से एक करना है, 3 अंक का है। 7वें का दूसरा प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था या राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। ये 2 अंक का है, दोनों में से एक करना है। तो इस तरह से वेतन से आपके एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न आएंगे। दोनों ही प्रश्न अथवा में होंगे, यानी दोनों में ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, पत्र कैसे लिखना है, रचनात्मक लेखन कैसे करना है, किस तरह से जो अंक हैं वो बटे हुए होंगे, और इन प्रश्नों के बाकी प्रश्नों के आंसर की भी बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन 5 अंक का होगा दोस्तों, और 1 अंक भूमिका का, 3 अंक विषय वस्तु के और 1 अंक भाषा शुद्धता का। तो इस तरह से 1 अंक फॉर्मेट का, 3 अंक विषय वस्तु के,
1 अंक भाषा शुद्धता का। ये 5 अंक रचनात्मक लेखन के बटे हुए हैं। आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 में से 5 अंक मिले। जो दूसरा प्रश्न था पत्र लेखन से संबंधित 1 अंक फॉर्मेट का होगा, लेटर फॉर्मेट का 1 अंक, विषय वस्तु का 3 अंक और भाषा शुद्धता का 1 अंक। इस तरह से लेटर के जो 5 अंक हैं वो बटे हुए हैं। आप सही इसी तरह से लेटर लिखेंगे सही फॉर्मेट में और 5 में से 5 अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तीसरा प्रश्न था दोस्तों कि कहानी की परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहानी एक गद्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक द्वारा जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। और जो कहानी के जो तत्व हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, ये इसके तत्व हैं। इसके अथवा में प्रश्न था कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना का महत्व क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों अभिनय एवं संवादी वह चीज़ है, अभिनय वह चीज़ है जिसके द्वारा नाटक को लोकप्रिय बनाया जाता है। नाटक पूरी तरह से अभिनय के लिए लिखा जाता है, मंच पर प्रदर्शित करने के लिए, एक्टिंग के लिए लिखा जाता है। यदि नाटक का मंचन सही हो गया, अभिनय सही हो गया, तो सब कुछ सही हो गया, तभी वह लोकप्रिय होगा, तभी उसे लोग पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे। क्योंकि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है और अभिनय ही मुख्य तत्व है नाटक का। तो अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वे किसी कथा को दर्शाते हैं, किसी कहानी को का मंचन करते हैं, स्टेज पर प्ले करते हैं। संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक एवं पात्र अनुकूल होने चाहिए। तो संवाद और अभिनय दोनों का ही नाटक में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व है दोनों का ही। बिना संवाद और अभिनय के जो नाटक है वो फीका रहता है। उसके संवाद और अभिनय सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी वह नाटक लोकप्रिय बनता है। तीसरा प्रश्न था दोस्तों समाचार लेखन की रचना, तीसरे का जो पहला है, तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है वह था रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है। क्योंकि श्रव्य माध्यमों में मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है, हम लंबे समय तक किसी चीज़ को नहीं सुन सकते, इसलिए रेडियो नाटक कम समय के होते हैं, छोटी अवधि के होते हैं। कहानी, इसके अथवा में क्वेश्चन था कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व। क्लाइमैक्स मीन्स चरम उत्कर्ष, क्लाइमैक्स यानी चरम उत्कर्ष, यानी अंत में क्या हुआ। तो जो अंत में क्या हुआ या जो होने वाला है वो सबसे लास्ट में लेखक द्वारा बताया जाता है, वही उस कहानी का क्या होता है, उद्देश्य होता है, सीख होती है। चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है, शिक्षा होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से मानव मन का निकट परिचय कराना होता है। तो यानी जो उद्देश्य है, जो चरम उत्कर्ष है, कहानी की जो परिणति है कि अंत में क्या हुआ, वो सबसे अंत में बताया जाता है। और जिसके कारण जो श्रोता या पाठक है वो कहानी को पूरा पढ़ता है कि आगे क्या होगा, वो सबसे लास्ट में लेखक द्वारा अंत में बताया जाता है, जिसे हम चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहते हैं। चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न था समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, जो कि 6 ककारों का जिसमें प्रयोग होता है। चौथे प्रश्न के अथवा में था, सेकंड के अथवा में था, फर्स्ट के अथवा में था कि फीचर कैसे लिखा जाता है। तो फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, कहानी की तरह लिखा जाता है, और इसमें आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, पात्र, निष्कर्ष इत्यादि होता है। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना या यात्रा आदि पर होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने को, आरंभ में पाठक नहीं, यहाँ पर लेखक होना चाहिए, आरंभ में लेखक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे और पाठक का मनोरंजन भी हो। तो इस तरह से फीचर लिखा जाता है। फीचर में कहानी के साथ साथ चित्रांकन भी होता है। अगला प्रश्न था कि समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या है। तो समाचार और फीचर में मुख्य अंतर का ये आंसर है, समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का, उसकी शैली का, तरीके का होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। समाचार का जो कलेवर है
जो रूप है वो संक्षिप्त होता है, समाचार छोटा होता है, जबकि फीचर समाचार से बड़ा होता है। अगला था 6 ककार कौन कौन से हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। तो 6 ककार है क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। पहले जो 4 हैं क्या, कब, कौन, कहाँ, ये सूचनात्मक होते हैं और क्यों और कैसे ये विवरणात्मक होते हैं। 5वां प्रश्न था आरोह की कविताओं पर आधारित प्रश्न थे, जिनमें से तीन में से आपको 2 करने हैं। तो पहला 5वें का पहला था कि शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, कैसे, पुष्टि कीजिए। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि कवि ने उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक जैसे मल दी हो, किसी की गौर झिलमिल देह का हिलना, ये जो उपमान कवि ने गांव की संस्कृति से संबंधित दिए हैं, जो कि कवि अनुभव करता है। उषा काल के समय आसमान में पल पल जो प्रकृति परिवर्तन हो रहे हैं, जो रंग बदल रही है, प्रकृति परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की तुलना उपमा कवि ने ग्रामीण संस्कृति से दी है, गांव में होने वाले सुबह सुबह होने वाले कार्यों से दी है। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शमशेर की जो कविता है उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है। इसका 5वें का दूसरा प्रश्न था कि कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो कवितावली के जो 3 कवित्व हैं उनके आधार पर, पदों के आधार पर, छंदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को तत्कालीन समाज की आर्थिक समझ थी, आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, उनको समाज की अच्छी समझ थी। क्योंकि कवि लिखते हैं कि अकाल भुखमरी बेरोजगारी से लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, अच्छे बुरे किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर हैं, पेट भरने के लिए, यहाँ तक कि लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच करके पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं। दरिद्रता रूपी गरीबी रूपी रावण ने चारों तरफ हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। गरीबी बेरोजगारी भुखमरी से लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं अकाल के कारण। तो हम कह सकते हैं कि कवि को तत्कालीन अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की उनको अच्छी समझ थी। अगला प्रश्न था कि फराकी गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो इसका आंसर है पर्दा खोलने से आशय है अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है, इसलिए शायर ने ऐसा कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं। 6ठा प्रश्न था दोस्तों आरोह के गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न, जिनमें से आपको 3 करने हैं। तो 6ठे का पहला था कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। तो इसका आंसर है जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन नहीं करती, बल्कि यह श्रमिक को भी बांट देती है, यानी मजदूरों को भी आपस में एक दूसरे से अलग कर देती है, बांटती है, विभाजन करती है। जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वह व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। जाति प्रथा में पैसे का निर्धारण यानी व्यवसाय का निर्धारण एक मनुष्य को जीवन भर के लिए दे दिया जाता है, यानी जीवन भर वो केवल उसी काम को करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी को करेंगी, तो जो कि गलत है। 6ठे प्रश्न का दूसरा प्रश्न था दोस्तों नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते समय भावुक क्यों हो उठा। तो इसका आंसर है इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैरकानूनी था। दूसरे यह विभाजन की यादों से जुड़ी है, यह कहानी विभाजन की, भारत पाकिस्तान के विभाजन बंटवारे से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है, प्यार होता है, उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा, यानी इमोशनल हो गया था। 6ठे प्रश्न का तीसरा प्रश्न था बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जवाब है यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आदर्श समाज था वह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर आधारित था। वह चाहते थे कि एक आदर्श समाज हो जो कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। चौथा प्रश्न था कि ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है पहलवान का सारा जीवन ही ढोल की आवाज़ से उठता गिरता है। पहलवान की ढोलक पूरे गांव में सजीवनी बूटी का कार्य करती है, संजीवनी का काम करती है। ढोल की थाप से पहलवान की कुश्ती के दांव पेच निश्चित होते थे और
ढोल को ही यानी ढोलक को ही वह अपना गुरु भी मानता था। तो यह इस प्रश्न का आंसर था। अगला प्रश्न था 7वां, जो कि वेतन से रिलेटेड था। पहला प्रश्न था, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है? यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका जवाब है कि अपनी डायरी में अपनी गुड़िया को वह पत्र लिखती है। किट्टी किसका नाम था? एन फ्रैंक की गुड़िया का नाम था, डॉल का नाम था। तो वह अपनी गुड़िया को संबोधित करके पत्र लिखती है। गुड़िया को पत्र लिखते हुए अप्रोक्ष रूप से वह खुद से ही बातें करती है। वह जानती है कि जिन बातों का वह लिख रही है शायद उन्हें दूसरे व्यक्ति ढंग से न समझ पाए, इसलिए उसे अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए पत्र लिखना पड़ा। इसके अथवा में था कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है? इसका आंसर है, लेखक ने सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियाँ तथा पिरामिड मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाती हो, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न था दोस्तों, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस है, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा है? तो एन फ्रैंक ने दोस्तों ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा, उसकी बहन, उसके दोस्त उसको नहीं समझते हैं। उसके बाल बनाना, उसकी ड्रेस, उसके कपड़े, हर चीज़ पर उसके मम्मी पापा, उसके परिवार के लोग कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, कोई भी उसके कार्य की सराहना या प्रशंसा नहीं करता। अकेलापन ही एन फ्रैंक के डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वॉन दंपति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। पीटर, जो कि उसका दोस्त था, उससे प्यार करता था, लेकिन केवल दोस्त की तरह। जबकि हर किसी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन पीटर उसकी इस ज़रूरत को नहीं समझ सका। माता पिता और बहन ने भी कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझा। शायद यही कारण है जिसके कारण उसने डायरी लिखी और ऐसा कहा है कि मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। इसके अथवा में था कि सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता को लेखक ने साधन संपन्न माना है। इस सभ्यता ने भव्यता को महत्व नहीं दिया है, यह कलात्मकता को महत्व यानी दिखावे को महत्व नहीं दिया है। सिंधु सभ्यता सौंदर्य संपन्न थी, कला से संपन्न थी, लेकिन दिखावा संपन्न नहीं थी, दिखावा नहीं था उसमें। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बौद्ध कला में रुचि रखते थे। यहाँ की नगर व्यवस्था, पत्थर, धातु से बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, सुंदर मोहरें, खिलौने, बालों को संभालने का कंघा, गहने इत्यादि इसके सौंदर्य के बोध का प्रमाण देते हैं। यहाँ पर आपको राजचिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते। यदि मिलते होते तो इसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यहाँ आम जनता से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं, जिनका सौंदर्य बोध इस कारण विद्यमान है। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषित सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते। यह सभ्यता आपसी समझ के कारण लंबे समय तक चली। यह आडंबर रहित थी, यानी दिखावा नहीं था सिंधु सभ्यता में। और उसकी नालियों, मकान, नालियों के अवशेष, पक्की नालियों के अवशेष, ढकी हुई नालियों के अवशेष, कुएं, स्नानागार, कुंड, मकान, रास्ते, ये सारी चीज़ें और बाकी जो मिले हुए अवशेष हैं, मोहरें, खिलौने, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, मूर्तियाँ, यह सब दर्शाती है कि जो सिंधु सभ्यता है उसके केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं। तो यह था दोस्तों CBSE द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र और उन प्रश्नों के आंसर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।